जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं हर एक परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, यहाँ से आप पूरी हमारी वीडियो देखते चलना। आखिरी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रखे हैं जो कि पेपर में पहले पूछ चुका है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखना। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत प्यार से समझा दूंगा। कॉपी पेन लेकर बैठना, अगर कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप मेरे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहली बात होती है हमारे उच्च न्यायालय 214 अनुच्छेद से 232 तक हमारे उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता। हमारे 3 हाई कोर्ट बने थे 1862 में, जिसमें हमारा सबसे पहला था कलकत्ता, मद्रास और एक हमारा बम्बई। जो ये आप देख रहे हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हम आगे अपना टॉपिक को। सबसे पहली बात आती है संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारे जो भाग है ना, हमारे 22 भाग हैं हमारे संविधान में, उसके अध्याय 5 में उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस किया गया है, मतलब कि बताया गया है। सबसे पहली बात, भारत के उच्च न्यायालय की प्रक्रिया सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत हुई, जिसमें हमारे 1862 में 3 उच्च न्यायालय, सबसे पहला कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना हुई। उसी के 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद ने अपना अलग उच्च न्यायालय बनाया था, ठीक है। दोस्तों, याद रखना 1866 में आपसे पूछ सकता है कौन सा उच्च न्यायालय बना था। इलाहाबाद, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आपसे स्थापना पूछ सकता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका बम्बई हाई कोर्ट, ठीक है। वर्तमान में भारत में, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में 22 उच्च न्यायालय है, जिसमें आंध्र प्रदेश के अमरावती को 1 जनवरी 2019 को बनाया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में सबसे नया कौन सा उच्च न्यायालय बना है। उसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का अमरावती, जो कि 1 जनवरी 2019 में बना था, ठीक है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने अनुच्छेदों पे। एक एक अनुच्छेद में आपको प्यार से समझाऊंगा, एक एक अनुच्छेद आप ध्यान से सुनना, नोट करते चलना, बिल्कुल। सबसे पहला अनुच्छेद आता है हमारा 214 अनुच्छेद। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। परंतु नोट, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 231 में भी कहा गया है। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में हो, तो इसका आंसर होगा 231 अनुच्छेद में, ठीक है। चलते हैं हम आगे अपना हमारा अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब एक लिखा हुआ, मतलब अभिलेख मतलब उसका स्थान बता रखा है, मतलब कि एक अनुच्छेद अभिलेख होगा हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें बोला गया है कि निम्न न्यायालय होंगे, उसकी उच्च न्यायालय की बात माननी होगी। जो भी एक हमारा, जैसे स्टेट में उच्च न्यायालय होते हैं, उससे निम्न न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट होता है, बहुत से कोर्ट होते हैं, तो उनकी बातें उन्हें माननी ही होगी। जैसे हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अभी आर्टिकल आएगा 217 के बाद 218 में कुछ उपबंध उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय में भी लागू किए जाते हैं, जैसे ही उच्च न्यायालय के साथ भी है। उच्च न्यायालय से जो छोटे निम्न न्यायालय होंगे उसमें भी कुछ बातें मानी जाएगी, ठीक है। अगला चलते हैं आर्टिकल 216। इसमें यह बताया गया हाई कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। दोस्तों, राज्य में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। जो मतलब उच्च न्यायालय होगा उसमें कुछ न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला आर्टिकल है 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद की शर्तें। दोस्तों, उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, वो जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ये भी याद रखना कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। अगला अनुच्छेद है हमारा, ये इसी का पार्ट है उच्च न्यायालय का एक, जिसमें हम यही कहा गया है जो मैंने आपको बता दिया कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। अब पार्ट आता है हमारा 217 का 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही हो सकता है जो इन बातों को पूरा करता हो। सबसे पहली बात तो जो भारत का नागरिक हो, वह राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक न्यायिक
पद से या अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील हो सकता है, लेक्चरार भी होता है, मतलब वकील का है मतलब कि 10 वर्षों से वकील का कार्य कर रहा हो, वही हमारा मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना अनुच्छेद 218 में। 218 में ये जो मैंने आपको बात बता दी है, उच्चतम न्यायालय कुछ नियम या उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू करता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों में कुछ उपबंध लागू करते हैं, वैसे ही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कुछ नियम या उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू किए जाते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद 219 में यह गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किया गया है। जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि एक राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी शपथ कौन दिलाता है, वो राज्यपाल दिलाता है। और जो हमारा सेंट्रल में है वो राष्ट्रपति दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के, और जो स्टेट में होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने पर पश्चात विधि पर प्रतिबंध। मतलब इसका मतलब यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे वो किसी निम्न न्यायालय में केस नहीं लड़ सकते किसी का। जैसे हमारा उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कोई और कोर्ट में किसी का केस नहीं लड़ सकते, ये उनके विधि पर प्रतिबंध लगाया गया है हमारे 220 के तहत। अगला है अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन व भत्ते। ये भी आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेंशन व भत्ते किस अनुच्छेद में किया गया है, 221। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वो 2,80,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश का वेतन है वो 2.5 लाख है। दोस्तों, जो पेंशन और भत्ते हैं ना, ये भी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि सबसे पहली बार कब लागू किए गए दिन है, वो 1976 में लागू किए गए। और जो हमारे विधानसभा या लोकसभा होती है ना दोस्तों, उनके तो 1977 में किए गए। ठीक है, पेंशन और भत्ते लागू। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के भी 1976 में किए गए थे। अगला अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 222। दोस्तों, 222 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसे दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बताता हूँ मैं आपको। जैसे जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, मतलब उसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बताया गया है 222 में। और 223 में ये कहा गया है किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट पे लेके चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 126 में। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपना अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय में कामकाज बढ़ गया हो तो उच्च न्यायालय में से किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, परंतु कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर कामकाज बढ़ जाता है तो जैसे पुराने बंदे ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा 2 साल से उसकी ज़्यादा अवधि नहीं होगी। अगला अनुच्छेद है 224 का पार्ट 1 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब रिटायर जो बंदे हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे उधर सुप्रीम कोर्ट में 128 में बताया गया, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर किया था। और इसमें 224 के पार्ट 1 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। मतलब कि जैसे भी कोई भी राज्य में विधानसभा से संबंधित मामले होते हैं या किसी का विवाद हो गया, वो सब कहाँ सुने जाते हैं, वो सब उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 226 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। 5 तरीके की रिट होती है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में बताई थी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। 5 तरीके की रिट थी। रिट के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से बड़ा है। मतलब कि जो रिट जारी करते हैं उसमें हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है, मतलब एरिया है, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है। अगला अनुच्छेद है 227 उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय यानी उनसे छोटे न्यायाधीशों का निरीक्षण कर सकता है। मतलब कहीं भी जा सकता है, उनको देख सकता है क्या कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। और अगला अनुच्छेद है 228 में ये कहा गया है कि
अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी काम काज चल रहे हैं या वो पूरे नहीं हुए तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगा सकता है, देखने के लिए, काम करने के लिए उसे मंगा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 229। 229 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार या सेवाओं पर खर्चे के मामले में बताया गया है। जो भी उच्च न्यायालय पर अधिकार पे खर्चा होता है, उनकी सेवाओं पर जो भी खर्चा होता है उसके बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 230। 230 में उच्च न्यायालय के कार्य में क्षेत्र में संसद विस्तार कर सकती है, मतलब जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनमें संसद विस्तार कर सकती है। और 231 तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया था। 231 में यह कहा गया कि एक राज्य मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। दोस्तों अब करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी उच्च न्यायालय, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है और किस केंद्र शासित प्रदेश का अन्य राज्यों में अपना उच्च न्यायालय। सबसे पहला था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। पॉइंट करते चलना, मैंने 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने 8 को लेके चल रहा हूँ। अगला है लद्दाख। लद्दाख का भी उच्च न्यायालय श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर का भी श्रीनगर में है और लद्दाख का भी श्रीनगर में है। ठीक है, अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसका चंडीगढ़ में ही है, और पंजाब और हरियाणा का भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे मैंने देखा है काफ़ी पेपरों में पूछा भी गया है कि अंडमान और निकोबार का कौन सा उच्च न्यायालय है। उसका सही उत्तर होगा कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी का तमिलनाडु के चेन्नई में है, जो कि 1862 में की गई थी। मतलब इसका ऐसा मतलब नहीं, मैं आपको इसका मतलब ये है कि जो पुदुचेरी उच्च न्यायालय जो भी उसके केस होते हैं वहाँ के, वो जो चेन्नई का वो है उच्च न्यायालय, वहाँ पे सुने जाते हैं। 3-4 जगहों का एक उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया था, तो 231 में। अगला है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली का मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अगला है लक्षद्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? एर्नाकुलम, केरल में। अगला है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली ऐसा एक उच्च न्यायालय है जिसका खुद का अपना एक वो है। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1966 में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अनुच्छेद 241। एक हर बुक में नहीं लिखा रहता है, ये मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। मैंने किसी बुक में देखा था तो मैंने इसे बता रहा हूँ। अनुच्छेद 241। 241 के तहत संसद को संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 241 में 241 में यूनियन टेरिटरी कोई भी अपना उच्च न्यायालय बना सकते हैं। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको ये बता दिया था, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा मैं, जो कि पेपर में पहले पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया था अनुच्छेद 226। और सुप्रीम कोर्ट बताना किस में करता है, कमेंट बॉक्स में बताना सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपनी रिट जारी करता है। अगला है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में की गई है? सही उत्तर है 219 अनुच्छेद में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ 124 के पार्ट 6 में। प्रतिज्ञान और शपथ एक ही होता है, याद रखना। ठीक है, अगला है, अमरावती उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया? अमरावती उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया दोस्तों? 2019 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को। अगला है, किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है? ये मैंने आपको ये बताया था, अनुच्छेद 241 सही इस उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर है 25। आखिरी बना था अमरावती का, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको हमारी हर एक वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं करंट अफेयर भी वीकली लेके आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे, पंचायती राज पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं आप, थैंक यू।